गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी विद्यालय का सृजन करना, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कक्षा के साथ मैं व्याख्याता राम प्रताप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो हम यूनिट सेकंड कर रहे थे और उसमें टॉपिक सेकंड चल रहा था, जिसमें हमने कुल 9 बिंदु कल किए थे और जो हमारा विषय था बाल अधिकारों पर अभिसमय समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड स्पेशल आर्टिकल रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कुल 9 बिंदु किए थे, जिसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पहला बिंदु था समान अधिकारों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल राइट्स, समान शिक्षा की व्यवस्था। सेकंड टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। तीसरा बिंदु हमने किया था समान मनोरंजन की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंटरटेनमेंट। चौथा जो अपने बिंदु था व्यक्तिगत रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और पांचवा बिंदु था सर्वांगीण विकास की योजना, प्लान ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे का चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। एक विद्यालय प्रांगण को या समावेशी स्कूल को बच्चे के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजना बनाई जाती है। छठा बिंदु था विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ व्यूज़, जिसमें जो असक्षम और अपवंचित बालक थे उनको उनके विचारों का स्वागत किया जाता है। सातवां बिंदु था विद्यालय में सम्मान, रेस्पेक्ट इन स्कूल, जिसमें सभी जो अपवंचित और असक्षम बालक थे उन बालकों का विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ रखते हुए उनका उसी तरह से सम्मान किया जाता है जिस तरह से सामान्य बालकों का किया जाता है, बिना किसी उपहास उड़ाए हुए। आठवां बिंदु था समाज में सम्मान, बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता था कि उनका सोसाइटी में, समाज में उनका सम्मान हो। और नौवां बिंदु था समान सहभागिता, इक्वल पार्टिसिपेशन, कि हर जो विद्यालय प्रांगण में या एक समावेशी स्कूल में हर जो गतिविधि होती है या को करिकुलर एक्टिविटी होती है, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित हो, या आर्ट या क्राफ्ट से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया हो, उसमें उन बच्चों की जो असक्षम और अपवंचित बच्चे हैं उनकी समान सहभागिता होती है। इसके साथ साथ हमने किया था कि विद्यालय में जो नियम और जो बनाए जाते हैं उनमें उन बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, उन बच्चों की सुविधा के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा आज का बिंदु 10वां बिंदु है वो आत्मविश्वास की भावना का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना का विकास। असक्षम और अपवंचित बालक के कार्य व्यवहार में यदि कहीं पर भी त्रुटि दृष्टि गोचर होती है तो शिक्षकों द्वारा उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए उसमें सुधार करना चाहिए। अर्थात जो समावेशी विद्यालय हैं उसमें असक्षम और अपवंचित बच्चे हैं, उनके कार्य में कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, दिखाई देती है त्रुटि, तो शिक्षक क्या करेगा, उसके प्रति सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगा कि कोई बात नहीं, ये गलती हो गई है तो उसमें थोड़ा सुधार किया जाएगा। एक अध्यापक द्वारा या विद्यालय के प्राचार्य द्वारा बच्चे के किसी भी कार्य में हुई त्रुटि या गलती को स्वीकार करते हुए उस कार्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो शिक्षकों द्वारा उसके सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए इसमें सुधार करना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी बात लिखी कि उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उन पर ऐसा कोई भी शब्दों द्वारा या शब्द बाणी या शब्द कुठार उन पर या किसी प्रकार से शब्दों के द्वारा या वाणी के द्वारा किसी प्रकार का मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। कई बार बच्चे होते हैं जो असक्षम बच्चे होते हैं, वो किसी कार्य को नहीं कर पाते, तो एक अध्यापक का ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो उसे प्रताड़ित करते हुए ये कहे कि तेरे से तो कुछ नहीं होता,
बल्कि उसे मोटिवेट करेगा, यस यू कैन डू इट, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो उनको बिना प्रताड़ित किए हुए, बिना उनके मन को आघात पहुंचाते हुए उनमें आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने का एक शिक्षक प्रयास करेगा और समय समय पर उसकी सहायता भी करेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो मैंने इस बिंदु में लिखी नहीं, कि जो सामान्य बच्चे समावेशी विद्यालय में जो उनके सहपाठी होते हैं, उनको भी उन बच्चों की जो असक्षम और अपवंचित बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए उनमें ऐसी भावना जागृत की जानी चाहिए। ये एक अध्यापक द्वारा, प्राचार्य द्वारा या विद्यालय के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके द्वारा उन्हें बार बार मोटिवेट किया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद 10वां बिंदु है विशेष देखभाल की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक केयरिंग। जो असक्षम और अपवंचित बालक हैं उनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और एक प्राचार्य द्वारा या एक प्रधानाध्यापक द्वारा या अन्य अध्यापकों द्वारा उन बच्चों की विशेष देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोमल मन पर शीघ्र ही आघात पहुंचता है। क्योंकि वो एक तो असक्षम होते हैं और वो मेंटली रूप से या मानसिक रूप से किसी प्रकार से प्रिपेयर नहीं होते किसी कार्य को करने के लिए, क्योंकि अगर वो किसी कार्य को करते हैं तो उनकी अपंगता, असक्षमता या उनकी अपवंचना है जो वो उसमें आड़े आती है, तो वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। अगर उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाएगी तो वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करेंगे, अपने आप को अपवंचित महसूस करेंगे। तो उनके मन, जो कोमल मन है, उन पर शीघ्र ही आघात पहुंचता है अगर उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती तो। इसलिए इसके साथ साथ सरकार द्वारा और जो समय सेवी संगठन है उनको भी आवश्यक रूप से उनकी आर्थिक रूप से और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगला बिंदु है आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी, ये अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है मेरे को लगा, क्योंकि बच्चे की जब देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उनको हर प्रकार से सुविधा दी जाती है तो उनमें हीन भावना आ जाती है। लेकिन एक समावेशी विद्यालय के अध्यापकों को, प्राचार्य को या प्रशासन को उन असक्षम और अपवंचित बालक बालिकाओं में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए ना उनको उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों से परिचित कराया जाना चाहिए। उन्हें बार बार ये समझाया जाना चाहिए कि आप भी इस देश के नागरिक हों, आपको भी सोसाइटी में, समाज में रहने की आवश्यकता है, ज़रूरत है और उसका अधिकार है, उसके कर्तव्य हैं। तो एक अध्यापक को और प्राचार्य को या स्कूल मैनेजमेंट को बार बार उनको उनके अधिकारों का और कर्तव्यों दोनों से ही परिचित कराया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अध्यापकों को चाहिए कि जो इन बच्चों के अभिभावक हैं और शिक्षक समुदाय हैं और अन्य व्यक्तियों को इन असक्षम और अपवंचित बालकों के प्रति निर्वहन करने वाले दायित्वों के विषय में भी समझाना चाहिए। और ऐसा कैसे होगा, जब बार बार अभिभावकों की और गणमान्य नागरिकों की, उनके समाज के लोगों की, जो जिस समाज में वो रहते हैं उन समाज के लोगों को बार बार स्कूल में बुलाया जाना चाहिए, पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए या अभिभावक की बैठक होनी चाहिए और उन बच्चों के विशेष अधिकारों और कर्तव्यों की उनके प्रति जागृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे इन बालकों में विविध कौशलों का विकास होगा, समाज में उनको प्रत्येक जगह सम्मान प्राप्त होगा तथा उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी का विकास होगा। जो नेक्स्ट बिंदु है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ प्रेजुडिस। प्राय यह माना जाता है कि असक्षम एवं अपवंचित बालक बालिकाओं में योग्यताओं एवं क्षमताओं की कमी होती है। ये मानते हैं
कि जो असक्षम बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, इनमें कोई भी विशेष योग्यता या क्षमता नहीं होती। लेकिन ऐसा है कि अगर किसी बालक में कोई ना कोई कमी होती है तो परमात्मा उसको दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ विशेष, वो भी एक प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, विशेष एक कौशल उनमें विकसित होता है, तो उन कौशलों का सम्मान करना चाहिए। एक पूर्वाग्रह और है जो मेरे को यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समाज सोसाइटी के लोग उनको ना थोड़ा ऐसे बोझ समझते हैं कि ये तो बोझ हैं, और ये दुआ करते हैं कि हे परमात्मा इसको उठा ली, ये तो हम पर बोझ है। ऐसे जो पूर्वाग्रह हैं उनका उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। इन पूर्वाग्रहों को समाज से हटा देना चाहिए। इसके लिए उन बालकों के साथ पूर्ण प्रयास करना चाहिए तथा उनकी योग्यता एवं प्रतिभाओं को निखारने में विद्यालय व्यवस्था को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। देखो, एक बच्चा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मान लो कि एक पैर उसका जन्म से ही विकलांग है पैर से, या तो उस बच्चे में ज़रूरी नहीं है कि वो विकलांग है तो वो खेलों में भाग ले। हो सकता है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में या एक अच्छा सिंगर हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है वो स्टडी में या पढ़ाई में अव्वल रहे। तो इस प्रकार से उनकी विशेष जो कौशल होते हैं, उनमें विशेष जो प्रतिभा होती है, उनको निखारने की व्यवस्था एक समावेशी विद्यालय को करना चाहिए, और इस कार्य में सोसाइटी और समाज को आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को भी उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए सरकार द्वारा, और जो स्वयंसेवी संगठन है उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और उनके जो कार्य हैं उनके प्रति उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन। पुनः प्रतिष्ठा की परीक्षा, अरेंजमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन। जो असक्षम एवं अपवंचित बालक हैं उनकी पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था भी सरकार एवं विद्यालय व्यवस्था द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। कि जो असक्षम और अपवंचित बालक हैं उनको उनकी जो रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा और विद्यालय व्यवस्था द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। विशेष, इसका मतलब है कि विशेष प्रकार से विद्यालयों में हॉस्टल की व्यवस्था उनको दी जानी चाहिए। इसके लिए उनको शिक्षा एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए, एजुकेशन से जोड़ने का विकास, और उनकी डेवलपमेंट का, उनके जो कौशल है उनके विकास की तरफ एक विद्यालय प्रशासन को या सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। इस आधार पर असक्षम एवं अपवंचित बालकों को अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होगा, इससे उनके शोषण करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। जब उन बालकों को, जो असक्षम और अपवंचित बालक हैं, जब उनको उनके अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकेगा, और उनकी जो शोषण करने की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो भी सम्मान इनके द्वारा खोया गया है उनकी पुनः प्राप्ति संभव हो सकेगी। इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि थोड़ा बाल अधिकारों पर जितने भी अभी समय निर्धारित किए गए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा की व्यवस्था एवं समावेशी विद्यालयों की स्थापना है। शिक्षा के अभाव में अपवंचित एवं असक्षम बालकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। तो ये सब जो हमने जो पढ़े हैं कि इस प्रकार से हमने जो पढ़े हैं बाल अधिकारों पर अभिसमय समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद, उन सब का जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो बालकों के अधिकारों से संबंधित हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम यूनिट सेकंड के अगला टॉपिक हम कल करेंगे। धन्यवाद।